जय हिंद प्यारे साथियों। विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों को डीपली तरीके से जानेंगे जो कि आप लोगों की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे राज्य समाचार यानी कि पंजाब के बारे में, जिसमें बताया गया है पंजाब खेल विभाग 29 अगस्त से पंजाब खेल मेला का आयोजन करेगा। इसके पॉइंट को देखें, इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखें तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसके अवसर पर खेल मेला शुरू होगा और ये अपनी तरह का सबसे बड़ा खेल कार्यक्रम होगा और 30 खेलों में जो है पंजाब के 3 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। याद रखिएगा 3 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और यह ब्लॉक से राज्य स्तर तक आयोजित किया जाएगा और विजेताओं को जो है 5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पहली बार 25 से 40 वर्ष, द्वितीय में 40 से 50 वर्ष और तृतीय में 50 से 60 वर्ष का जो आयु वर्ग होगा उसमें प्रतिभागियों का जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाएंगी और विजेताओं को उनके संबंधित खेलों में ग्रेडिंग भी दी जाएगी। ठीक है, आगे है कि प्रतियोगिताएं जो है विभिन्न खेल जैसे कि बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग, निशानेबाजी, तीरंदाजी, सरी सौष्ठव, तलवारबाजी, जिम्नास्टिक, रोइंग आदि में आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान खेड़ जो है मेले के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय नियुक्ति। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो प्रणय कुमार वर्मा, उनको बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में जो प्रणय कुमार वर्मा हैं वो वियतनाम में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में, और वह विक्रम दोरा ईस्वामी का स्थान लेंगे जो कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रणय कुमार वर्मा ने विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया डिवीजन के महानिदेशक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में विदेश संबंधों के लिए संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। संदीप आर्य को वियतनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अगला टॉपिक है हमारा शिखर सम्मेलन और सम्मेलन बैठकें, जिसमें बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, उन्होंने प्रथम अखिल भारतीय यानी कि DLSA सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों यानी कि DLSA का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन में DLSA में एक रूपता और तुल्यकालन लाने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार भी किया गया है और पूरे देश में 676 यानी कि 676 डिस्ट्रिक्ट जो हैं विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। कितने? और 676, और एक जिला न्यायाधीश जो है DLSA का प्रमुख होता है और प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे याद रखिए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा DLSA और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विभिन्न कानूनी सहायता और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। DLSA और NALSA द्वारा आयोजित लोक अदालतों को विनियमित करके अदालतों पर बोझ को कम करने में भी योगदान देते हैं। ठीक है, इधर आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि पीएम नरेंद्र मोदी टू एड्रेस इनॉग्रेशन सेशन और फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ऑथराइज्ड मीट। ठीक है, तो इनके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे है हमारा टॉपिक सरकारी योजनाएं और पहल। जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का अनावरण किया गया। इस योजना का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @2047 के एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का उद्देश्य डिस्कॉम और बिजली मंत्रालयों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है और यह योजना 5 साल की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ शुरू की गई है। योजना का लक्ष्य अंतिम ग्राहकों को आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के लिए उसी के साथ साथ वितरण बुनियादी ढांचे के उन्नयन और मजबूती के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता देना है। प्रधानमंत्री ने 5200 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC लिमिटेड
हरित ऊर्जा परियोजनाओं को समर्पित की और आधारशिला भी उसके समक्ष रखी गई है। कार्यक्रम के दौरान रूफटॉप और संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए एक नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी शुरू किया गया है। अगला टॉपिक हमारा राज्य समाचार जो कि तमिलनाडु राज्य को लेकर के है। तमिलनाडु सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों के लिए नाश्ते की योजना की घोषणा की गई है। जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा कि 27 जुलाई को तमिलनाडु सरकार ने 1545 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को लागू करने का आदेश जारी किया। 33.56 करोड़ की कुल लागत से योजना 2022 से 23 तक पूरे राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के यानी कि 1.14 लाख से अधिक छात्रों को लाभ प्रदान करेगा। प्रत्येक छात्र को 150 से 500 ग्राम पका हुआ नाश्ता प्रदान किया जाएगा। ये हमारे तमिलनाडु का जो राज्य है उसने इस पहल को शुरू किया है। और के कामराज मद्रास राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिसे 1967 में तमिलनाडु का नाम दिया गया, उन्होंने 1957 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की हुई है। श्री स्टालिन ने स्कूली छात्रों के लिए शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अधिनियम भी शुरू किया हुआ है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समाचार में व्यक्तित्व, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि सुशोभन बनर्जी का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यानी कि व्यक्तित्व की इधर बात की जा रही है। और जो सुशोभन बनर्जी हैं उनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो 1 रूपी डॉक्टर के नाम से मशहूर पद्मश्री सुशोभन बनर्जी को किडनी की बीमारी के कारण उनका निधन हो चुका है। बीरभूम जिले के बोलपुर में बनर्जी ने 60 साल तक मरीजों का इलाज 1 रुपये प्रति विजिट के हिसाब से किया। चिकित्सा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। सबसे ज़्यादा मरीजों के इलाज के लिए उनका नाम 2020 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया था। बनर्जी बोलपुर के पूर्व विधायक भी थे, जहां उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 984 का चुनाव भी जीता हुआ था। उन्होंने वहां भी जीत हासिल की हुई थी। अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को लेकर के। इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने जो है स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए ने घोषणा की है कि ग्रह पर सभी को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। 28 जुलाई 2022 को यूएनजीए ने प्रस्ताव को अपनाया और इस प्रस्ताव ने स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित कर दिया है। 161 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया और 8 ने मतदान से परहेज किया। चीन, रूसी संघ, बेलारूस, कंबोडिया, ईरान, सीरिया, किर्गिस्तान, इथोपिया ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के लिए ट्रिपल ग्रह संकट से निपटने के लिए नया मान्यता प्राप्त अधिकार महत्वपूर्ण होगा। इस अधिकार को हम कह सकते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में इनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन प्रस्ताव 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कानून रूप से बाध्यकारी नहीं है। हालांकि यह देशों को राष्ट्रीय संविधानों और क्षेत्रीय संधियों में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुंच को मानव अधिकार घोषित किया। पिछले साल न्यूयॉर्क राज्य ने नागरिकों को स्वस्थ वातावरण के अधिकार की गारंटी देते हुए एक संवैधानिक संशोधन भी पारित किया। आगे याद रखिएगा, हाल ही में जो है ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को मानवाधिकार संधि घोषित किया है और जुलाई 2010 में यूएनजीए ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से पानी और स्वच्छता के अधिकार को मान्यता भी दी हुई थी। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा समझौता ज्ञापन या अन्य समझौते, जिसमें बताया गया है कि भारत और मिस्र ने जो है $8 बिलियन की हरित हाइड्रोजन फैक्ट्री बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि एक भारतीय कंपनी ने सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन कारखाना बनाने के लिए मिस्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड 1 वर्ष में 20,000 टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी और ये फैक्ट्री $8 अरब के निवेश से बनाई जाएगी। परिचालन क्षमता के मामले में रिन्यू पावर भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी है और यह गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सुमंत सिन्हा इसके सीईओ हैं, ठीक है, सुमंत सिन्हा इसके सीईओ हैं। और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जो है पानी के इलेक्ट्रोलाइजिंग और पवन या सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें बताया गया है कि लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 पारित किया और यह विधेयक जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि एनएडीए
और खेलों में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कामकाज के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। विधेयक में खेल में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव है। बोर्ड नाडा की गतिविधियों पर नजर रखेगा और उसे निर्देश जारी करेगा। और यह विधेयक खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूएनएसको अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का समर्थन भी करेगा। जो बिल एथलीट हैं, एथलीट सपोर्ट कर्मी हैं और जो अन्य व्यक्ति हैं, उनको किसी भी डोपिंग गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित भी करता है। यानी कि नए एक्ट के तहत, नए कानून के तहत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप परिणाम को अयोग्य करार दिया जा सकता है और किसी व्यक्ति को किसी प्रतियोगिता या आयोजन में भाग लेने से रोका जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा सरकारी योजनाएं और पहल। जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई पहल की शुरुआत की। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ के 2 साल के अवसर पर देखा जाए तो अमित शाह ने शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित कई पहल शुरू की है। और ये पहल डिजिटल शिक्षा, नवाचार, कौशल विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और मूल्यांकन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है 29 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। शुरू की गई पहलें नीचे दी गई हैं, जैसे कि स्कूलों में 75 भारतीय खेल। इसमें क्या होगा कि पीटी शिक्षकों के माध्यम से स्कूलों में भारतीय खेल शुरू किए जाएंगे और यह स्कूल में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। और 750 स्कूलों में कलाशाला पहल भी इसमें रखी गई है और ये जो है स्थानीय कला जो है हमारी, उनको बढ़ावा देगी और समर्थन करेगी और स्कूली बच्चों को विभिन्न कला के रूप में या कलाकारों द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन के माध्यम से पेश करेगी। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए IKS MIC कार्यक्रम रखा गया है और ये उत्पादों और भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देगा। वर्चुअल लैब की स्थापना, जैसा कि पता है कि विज्ञान और गणित में जो है 750 वर्चुअल लैब, 75 स्केलिंग ई-लैब, इनकी स्थापना की जाएगी। NCF के लिए सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण ये रखा गया है और इसमें NCF के विकास के लिए इनपुट और सुझाव देने के लिए 23 भाषाओं में सार्वजनिक परामर्श सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय समाचार, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर जो है निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नए स्वरूप को अधिसूचित किया है। जैसे कि सिगरेट और जो अन्य तंबाकू उत्पाद, जैसे कि पैकेजिंग और जो लेबलिंग है, उस नियम के अकॉर्डिंग जो है 2008 में संशोधन करके नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है। यह दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी होंगे, लागू हो जाएंगे। 1 दिसंबर 2022 के बाद सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी के साथ फोटो के साथ तंबाकू यानी कि दर्दनाक मौत नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। और 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों फोटो के साथ तंबाकू सेवन यानी कि अकाल मृत्यु नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। और सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 20 के तहत दिशा निर्देशों का उल्लंघन कारावास या जुर्माना के साथ दंडनीय अपराध होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि तंबाकू उत्पाद के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में शामिल व्यक्तियों को यह निश्चित करना होगा कि पैकेजिंग में आवश्यक स्वास्थ्य चेतावनी शामिल हो, जैसा कि आप लोग उधर देख रहे होंगे, ठीक है, चित्र के माध्यम से। अगला टॉपिक है हमारा रिपोर्ट और सूचकांक या रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग, जिसमें कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI ने इंटरनेट इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 346 मिलियन भारतीय ऑनलाइन लेन देन का उपयोग करते हैं। भारत में ऑनलाइन लेन देन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या डिजिटल लेन देन में शामिल अमेरिकी आबादी से अधिक है, जो लगभग 331 मिलियन बताई जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 2 वर्षों में ऑनलाइन लेन देन 2019 में 230 मिलियन से 51% तक बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पुरुष इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या महिला उपयोगकर्ताओं की तुलना में अधिक है, क्योंकि सोशल मीडिया, मनोरंजन और संचार भारत में इंटरनेट पर शीर्ष गतिविधियां हैं। टेक्स्ट और ईमेल संचार के सबसे लोकप्रिय साधन हैं। भारत में 2025 तक 900 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे। वर्तमान में भारत में कुल 692 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता दर्शाए जाते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट ICUBI 2021 के अध्ययन पर आधारित है और भारत में इंटरनेट के उपयोग का सबसे पुराना और सबसे व्यापक सर्वेक्षण है। इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतर के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
अगला टॉपिक है हमारा पुरस्कार और सम्मान, जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वोलोडिमिर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत वादिम प्रिस्टोटाइको को सौंपा गया है। और जो हमारे बोरिस जॉनसन है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपना नेतृत्व साबित कर दिया। मार्च में जेलेंस्की को उनके नेतृत्व के लिए ब्रिटिश संसद में स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और विंस्टन चर्चिल ने 1940 से 1945 तक और फिर 1951 से 55 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार की बात करें, इसे पहली बार 2006 में प्रदान किया गया था और यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने विंस्टन चर्चिल की यह तरह असाधारण नेतृत्व कौशल दिखाया हो। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि गूगल ने भारत के 10 शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू लॉन्च किया। गूगल स्ट्रीट व्यू किसी स्थान का 360 डिग्री दृश्य होता है और इसे शहर की सड़कों पर घूमते वाहन या डेटा संग्रहकर्ताओं के बैकपैक पर लगे विशेष कैमरों द्वारा कैप्चर किया गया है। किसी स्थान का 360 डिग्री व्यू बनाने के लिए फोटो को मिला दिया जाता है और राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2021 ने भारतीय कंपनियों को मानचित्र डेटा एकत्रित करने और इसे किसी तीसरे पक्ष को देने की अनुमति भी दी है। गूगल ने 10 भारतीय शहरों के लिए स्ट्रीट व्यू लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा मुंबई स्थित जेंसिस इंटरनेशनल के साथ करार दिया। और वो 10 शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, पुणे, नासिक, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर, अहमदाबाद। ठीक है, ये 10 शहर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। और भारत में सरकारी संपत्ति, रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्य क्षेत्रों जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए स्ट्रीट व्यू की अनुमति नहीं है। गोपनीयता और सुरक्षा गूगल स्ट्रीट व्यू की मुख्य चुनौतियां मानी जाती हैं। तो आज के 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के हमारे 14 टॉपिक थे, जो कि हम आप लोगों को समझा चुके हैं। इसी तरीके से आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स परीक्षा की दृष्टि से करवाया जाएगा यूट्यूब पर आप लोगों को। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी आप लोगों को पूरी बैच की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको रेगुलर क्लास के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स के साथ में। आज के लिए इतना ही।